जय हिंद साथियों। हम आपके सामने अभी प्रस्तुत कर चुके हैं व्यापक हिंसा, जिसमें एक व्यापक हिंसा का उदाहरण उभर करके आता है आतंकवाद। और आतंकवाद जो मुद्दा है उसको हमें समझना भी होगा, जो किस तरीके से फैलता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके मुख्य तत्व क्या होते हैं आतंकवाद के। आखिर आतंकवाद है क्या, हम किन चीजों को आतंकवाद कहते हैं, किन परिस्थितियों में आतंकवाद शब्द का यूज करते हैं। एक बड़े ही व्यापक पैमाने पे हम इसको समझेंगे और एकदम क्लियर चीजें करेंगे आज, जिसकी हम शुरुआत करते हैं आतंकवाद। आतंकवाद जो है वो एक मानवीय प्रवृत्ति है। जो आतंकवाद है वो एक अमानवीय प्रवृत्ति है, जिससे आज लगभग संपूर्ण विश्व प्रभावित है। जो आतंकवाद है पूरे संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, कहीं पर किसी रूप में, कहीं पर किसी रूप में, लेकिन सब जगह पर यह आतंकवाद की प्रवृत्ति हमें दिखती है। भारत सरकार की आतंकवादी विरोधी विधेयक में आतंकवाद को परिभाषित करते हुए कहा गया है, जो भारत सरकार है, जो आतंकवादी विधेयक है, उसमें आतंकवाद को डिफाइन किया गया कि कैसे आतंकवाद है क्या। सरकार या लोगों को आतंकित करने, विभिन्न वर्गों या वैमनस्य बढ़ाने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से बम विस्फोट करने, आग्नेय शस्त्रों का प्रयोग करने, संपत्ति नष्ट करने, रासायनिक या जैविक अस्त्र का प्रयोग करने तथा आवश्यक सेवाओं में गड़बड़ी पैदा करने हेतु जो भी नकारात्मक कार्य किए जाते हैं उन्हें आतंकवाद का कार्य कहा जाता है, आतंकवादी कार्य कहा जाता है। भारत सरकार ने आतंकवाद की डिफिनेशन दी है कि ये चीजें जो कोई करता है वो एक आतंकवादी श्रेणी में आता है, आतंकवाद कहा जाता है उसको। लेकिन हमें इसे और व्यापक स्तर में समझना होगा कि आतंकवाद क्यों होता है, इसके मुख्य तत्व क्या होते हैं, किन चीजों पे मुख्य तत्व हैं इसके आतंकवाद के। तो मुख्य तत्व आपके साथ साझा करेंगी निशा जी। जी जी जी। अब जो ये आतंकवाद है, इसको इसका जो शाब्दिक अर्थ हम लेंगे, शब्द को समझेंगे, कहते हैं कि जो नकारात्मक कार्य होते हैं वो आतंकवाद की अवधारणा पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नकारात्मक कार्य होंगे यदि वो व्यापक स्तर पर हो, हमारे राज्य या देश के प्रति हो नकारात्मक कार्य, वो आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि आवश्यक सेवाओं में गड़बड़ी पैदा करना, ठीक है। कोई भी हम रासायनिक या जैविक अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, वो अगर उसका गलत प्रयोग करेंगे तो आतंकवाद की श्रेणी में आएगा, व्यापक स्तर पर, हमारे देश के स्तर पर आएगा। बिल्कुल। इसको पहचानने के सारे कुछ मूल तत्व हैं, उसको हम व्यापक दृष्टि से देखेंगे कि हिंसा या धमकी देना, हिंसा करना या धमकी देना भी आतंकवाद की श्रेणी में आता है। खुले रूप से लड़ना, सामान्य तक कोई न कोई राजनीतिक उद्देश्य होगा उसका। बिल्कुल। जो भी नकारात्मक तरीके से अपना कार्य करेगा, यदि उसका नकारात्मक उद्देश्य है राजनीति के प्रति, तो आतंकवाद का तत्व उभर कर आएगा उसकी छवि में। यह आवश्यक गतिविधियों को बाधित करना और प्रचार करना, समाज में मनोवैज्ञानिक रूप से भय पैदा करना, दबाव डालकर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करना। ये जो मूल तत्व मैंने आपके सामने बताया, यदि इनको नकारात्मक दृष्टि से आपको संपन्न किया जाएगा तो वो आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। बिल्कुल। अब इसके कुछ कारण भी हैं। बिल्कुल, जो आतंकवाद है उसके कारण हैं कुछ, कि किन कारणों से आतंकवाद उत्पन्न होता है। कई कारण उत्पन्न होते हैं जिनकी वजह से एक आतंकवादी गतिविधियां शुरू हो जाती है। राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, कुछ लोगों के राजनीतिक उद्देश्य होते हैं जिस कारण से आतंकवाद को शुरुआत कर देते हैं वो लोग। और पहचान का संकट जब किसी के सामने आता है, ये भी एक हमने देखा गया, इसको एक मनोवैज्ञानिक तौर पे हम लेते हैं कि जब किसी के पास अपनी पहचान का संकट हो जाता है, कोई भी जात है, कोई समूह है, कोई धर्म है, जिसको लगेगा कि उसको उसके जो पहचान है उसकी खुद की स्वयं की, उस पर अगर संकट आएगा तो वो आतंकवाद की तरफ बढ़ने लगता है। ये एक कारण उत्पन्न हो जाता है। तुलनात्मक रूप से कमजोर आर्थिक स्थिति, ये भी आप देखोगे जो आतंकवादी होते हैं, आतंकवाद में जो लिप्त हो जाते हैं वो एक कमजोर तबके के होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से भी वो आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। धार्मिक भावनाओं का उभार जब होने लगता है, अपने धर्म के प्रति असुरक्षा का भाव, अतः धर्म की रक्षा हेतु स्वयं को बलिदान करने की प्रवृत्ति जब उभर कर सामने आती है, तो वहां से भी आतंकवाद का जन्म होता है। आप देखो, जब धार्मिक भावनाओं को उभार दिया जाता है बहुत ज्यादा, जहां भी, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी मुल्क में, किसी भी समूह में, जब धार्मिक भावनाओं को बहुत ज्यादा उभारा जाने लगेगा, और उससे होगा कि वो अपने धर्म के प्रति असुरक्षा महसूस करेगा। अगर किसी को लगेगा कि हमारा धर्म खतरे में है, वहां से भी आतंकवाद का एक रूप उत्पन्न होने लगता है। धर्म की रक्षा, जब मन में ये आ गया कि हमारा धर्म खतरे में है, तो उसके अंदर एक जज्बा आ जाता है कि धर्म की रक्षा करनी, उसके लिए वो मरने मिटने को तैयार हो जाता है। तो वहां से वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, जिससे व्यापक हिंसा होने लगती है। इस आधार पे हमें समझना हो कि जो कारण है
इन कारणों को हमें समझना होगा, एक मनोवैज्ञानिक स्तर पे भी, एक सामाजिक स्तर पे भी इन चीजों को दूर किया जाए, इन कारणों को, कि अगर कहीं धार्मिक भावनाओं का उभार हो रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें और हमारे समाज को, कि धार्मिक भावनाओं को बहुत ज्यादा उभारा ना जाए, क्योंकि वो उभरने से एक आतंकवाद का जन्म हो जाता है। धर्म के प्रति कोई असुरक्षा महसूस ना करे, कोई ये ना बोले कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है। जब कोई भी ये बोलता है कि ये धर्म खतरे में है, तो वहां से एक तरीके से आतंकवाद को जन्म देने की स्थितियां उभरने लगती हैं। हमें ये देखना चाहिए कि जो कोई भी इस चीज पे बात करे कि धर्म खतरे में, आपका धर्म खतरे में, तो उससे एकदम पहले दूरी बना लीजिए आप, क्योंकि वो एक तरीके से समाज को आतंकी बनाने की कोशिश कर रहा है। धर्म की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा करने की किसी को जरूरत नहीं है। धर्म इतना महान है, सभी धर्म, कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। उस आधार पर अगर आपको कोई कहता है कि आपको धर्म की रक्षा करनी, तो आप उससे तुरंत दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो एक तरीके से आतंकवाद को जन्म देने वाला है। तो इन चीजों को हमें समझना होगा, इन कारणों को हमें बहुत बारीकी से देखना होगा, इनसे दूरी बनानी होगी। आतंकवाद के समाधान क्या होते हैं, उनको भी हमें चर्चा करना होगा, कि ये आतंकवाद के साधन क्या हैं, आतंकवादी गतिविधियां किन चीजों से होती हैं। आप देखिए, आतंकवाद के जो साधन होते हैं, जिस तरीके से हम आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, यदि आपने कोई भी नकारात्मक कृत्य किया है जो कि व्यापक स्तर पर किया है, चाहे आपकी सोच हो या किसी को धमकी देना हो या अन्य कृत्य, यदि नकारात्मक दृष्टि से आप करेंगे तो आतंकवाद के साधन के रूप में आएगा। और आगे इसमें कुछ संगठन के नाम हमारी सरकार जो गिनाती है, वो भी इसमें शामिल होते हैं। अब इन्हीं को आगे देखते हुए हम आतंकवाद के प्रकार पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बिल्कुल, इसमें ये भी देखिए, जो आतंकवाद के साधन होते हैं, इसमें लोग किन चीजों का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर जो एक सामान्य अवधारणा में है, जिसका प्रयोग हमने देखा है समाज में, लोग बम विस्फोट कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी एक आतंकवादी कृत्य है। किसी की हत्या कर देना निर्मम, वो भी एक आतंकवादी कृत्य है। किसी को बंधक बना लेना, वो भी आतंकवादी कृत्य में शामिल होता है। किसी को धमकी देना, जैसे प्लेन हाईजैक कर लेना, ये सारे कृत्य जो हैं आत्मघाती दस्ता जैसे कुछ लोग होते हैं जो खुद में स्वयं में बम बांध लेते हैं और पूरे समूह को उड़ा देते हैं। पूरे किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर के पूरे समूह को, पूरे वहां के लोगों को दगा दिया बम से, वो भी आतंकवादी कृत्य है। ये आतंकवाद के साधन है। इन चीजों को भी हमें बहुत ही बारीकी से देखना होगा। और दूसरी चीज, जब हम बात करेंगे, आतंकवादी कुछ प्रमुख संगठन है जिनको डिक्लेयर किया गया है विश्व में भी, उनकी हम चर्चा करें। जैसे अलकायदा है, लश्कर ए तैयबा है, जैश-ए मोहम्मद है, हमास है, लिट्टे है, आयरिश रिपब्लिक आर्मी है। ये जितने भी संगठन हैं, इनको विश्व ने और हमारे देश ने इनको आतंकवादी संगठन घोषित किया, क्योंकि ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। और अब हमें ये भी देखना होगा कि आतंकवाद के प्रकार क्या क्या है। आखिर आतंकवादी जो गतिविधियां होती किस प्रकार से होती, इनके प्रकार किन किन तरीकों से हैं। ये एक तार्किक दृष्टिकोण है हमारा, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, राजकीय आतंकवाद, जो स्टेट टेररिज्म होता है, उसको हमें समझने की जरूरत है। स्टेट टेररिज्म को आप एक्सप्लेन कीजिए। जो राजकीय आतंकवाद होता है, उसमें राज्य द्वारा अपने विरोधियों पर आतंकवादी साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें राज्य की संस्थाएं जैसे कि पुलिस, सेना आदि का प्रयोग विरोधियों के दमन के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, एक श्रीलंका में लिट्टे का उदय प्रमुख कारण राजकीय आतंकवाद को माना जाता है। बाद में श्रीलंका सेना ने हिंसक उपायों से लिट्टे का उन्मूलन किया, जो कि आतंकवाद का प्रकार है कि राजकीय आतंकवाद, जो कि राजकीय हमारी सुरक्षा है, वो जो कोई भी कार्य कर रही है नकारात्मक उद्देश्यों का विरोध करने के लिए, वो भी एक आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। जैसे कि पुलिस द्वारा सेना आदि का प्रयोग करके विरोधियों का दमन करना। देखो, राजकीय आतंकवाद जो दिया, इसको और गहन अध्ययन में हमें समझने की जरूरत है कि किस चीज में बोल रहे हैं। राजकीय आतंकवाद का मतलब ये हो कि पहले राज्य की कुछ नीतियों के कारण किसी में द्वेष उत्पन्न होता है, किसी समूह में, वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होता है। तो एक तरह से आप देखोगे, ये जो आतंकवाद का समूह उस राज्य में उत्पन्न हुआ, वो राज्य की कृत्यों के कारण उत्पन्न हुआ, तो उसको राजकीय आतंकवाद बोलते हैं। और फिर उसी राज्य के द्वारा उसको दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जो कृत्य किए जाते हैं पुलिस सेना के द्वारा, और इनका प्रयोग किया जाता है, उनका दमन किया जाता है। उसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया, जो श्रीलंका में लिट्टे ग्रुप था, उसका उदय क्यों हुआ। उसको राजकीय जो सत्ता थी, उसको एक तरीके से जब दबाया गया उस समूह को, तो उन्होंने एक आतंकवादी संगठन बना दिया अपने कृत्यों के कारण।
उसको फिर दबाने के लिए सेना का प्रयोग किया गया, वो भी एक राजकीय आतंकवाद का कृत्य माना जाता है। दूसरे कृत्य में हम देखेंगे जो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद होता है। ये एक बड़े व्यापक स्तर पर होता है, जो लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल टेररिज्म जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्थानीय आतंकवाद देश के किसी क्षेत्र या प्रांत विशेष तक सीमित नहीं रहता। इसका उद्देश्य उस देश क्षेत्र के लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त करना है। इस प्रकार के आतंकवाद का विस्तार उस क्षेत्र विशेष तक होता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित आतंकवाद इस श्रेणी में आते हैं। जो स्थानीय आतंकवाद होता है और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, कई तीनों दायरों में आतंकवाद जो पूरे विश्व में जाकर के आतंक की गतिविधियां करते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल टेररिज्म कहलाता है। इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय आतंकवाद में पूरा देश आतंकवादी गतिविधियों में चपेट में आ जाता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। जो राष्ट्रीय आतंकवाद होता है राष्ट्र के स्तर पे, वो पूरे अपने देश में आतंकवादी गतिविधियां शामिल कर देता है। लेकिन जब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, जो वर्तमान समय में आतंकवाद का सबसे प्रचलित और कुख्यात रूप है, जो इंटरनेशनल टेररिज्म करते हैं, वो इस प्रकार के आतंकवाद का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। यह संपूर्ण विश्व में फैला होता है। उदाहरण के तौर पर अल-कायदा एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है जो विभिन्न देशों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। जो अल-कायदा टेररिज्म है, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। वो एक जगह पर रहकर कई सारे विश्वों में, अलग अलग देशों में आतंकी गतिविधियां करते रहते हैं। वो इंटरनेशनल टेररिज्म है। जैसे इंटरनेशनल पूरे विश्व में उनकी शाखाएं बनी हुई है, एक तरह से आप कहिए तो। अब हम देखेंगे सीमा पारी आतंकवाद है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, समझेंगे। जी जी जी, सीमा पारी आतंकवाद को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि इसमें आतंकवादी संगठनों की जड़ एक देश में होती है और ये दूसरे देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सीमा पारी जो आतंकवादी एक कृत्य होता है, वो एक जगह तो उसकी जड़ होती है, वो लेकिन दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर जाकर वो घटना को अंजाम देते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक रूप है, ठीक है, जिसमें कि भारत के जम्मू कश्मीर में प्रचलित आतंकवाद इसका उदाहरण है। हमारे जो भारत में जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी कृत्य होते हैं, वो एक इसका ही उदाहरण है कि वो चाहे तो जम्मू कश्मीर में रहे, जो अलग तरीके से व्यक्त करते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ उनके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, ये सीमा पारी आतंकवाद हो गया। इसमें सीमा पारी आतंकवाद को और आप गहन अध्ययन से समझेंगे कि जो आतंकी संगठन सीमा पार, जैसे एग्जांपल आप लीजिए, कश्मीर में जो आतंकवादी संगठन, आतंकवादी जैसे पुलवामा अटैक हुआ, कोई भी अटैक होता है, जो आतंकी अटैक होता है, वो आप देखिए सीमा पारी, मतलब ये सीमा जो पुलवामा अटैक आप देखोगे सीमा पारी आतंकवाद था, कि वो पाकिस्तान की सीमा से इंडिया की सीमा में आए। आप देखोगे जो 26/11 हुआ था ताज पर हमला, वो भी सीमा पारी आतंकवाद था। वो सीमा पार करके आया आपके यहाँ आतंकी गतिविधि करने। ये सीमा पारी आतंकवाद के उदाहरण है। अब हम देखेंगे धार्मिक आतंकवाद, जो रिलीजन टेररिज्म है। ये धार्मिक आतंकवाद क्या है, इसको बहुत जरूरी है समझना कि जो होता है कि धार्मिक आतंकवाद में आतंकवादी गतिविधियों के पीछे का प्रेरक कारण धार्मिक कट्टरता होता है। आतंकवादी घटनाओं को जिहाद या धर्म युद्ध की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। जो धार्मिक रूप में आतंकवाद प्रस्तुत होता है, उसमें क्या होता है कि धार्मिक जो कट्टर लोग होते हैं, जिनको ये लगता है हमारा ही धर्म सबसे सर्वोपरि है, और उसको बचाने के लिए वो जिहाद करते हैं या धर्म युद्ध करते हैं। इनको दोनों रूप में देख सकते हैं कि जो सिर्फ अपने धर्म की बात करते हैं वो धर्म युद्ध की बात करते हैं और आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। जो सिर्फ जिहाद की बात करते हैं, अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, कट्टर होते हैं, वो जिहाद की बात करते हैं और आतंकी गतिविधियां करते हैं, वो धार्मिक आतंकवाद होता है। अब देखते हैं विचारधारात्मक आतंकवाद, जो आइडियोलॉजिकल टेररिज्म होता है, उसको हम समझेंगे। विचारों के द्वारा आपका जो आतंकी गतिविधियां की जाती हैं, उनको विचारधारात्मक आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। इसमें जो है कि मतलब इसमें कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जो आप विचारों के द्वारा किसी को भड़का सकते हैं और उससे गलत कृत्य करवा सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे भारत के कुछ राज्यों में कार्यरत नक्सलवाद इसका एक उदाहरण माना जाता है कि नक्सलवाद जो है वो अपने विचारों के द्वारा उन्होंने एक नकारात्मक प्रभाव अपने ऊपर हावी कर लिया है, तो वो एक अपने जो कृत्यों में नकारात्मक प्रभाव पर ज्यादा जोर देते हैं। बिल्कुल। अब हम देखेंगे नाभिकीय आतंकवाद, जैव आतंकवाद एवं साइबर आतंकवाद। जो आतंकवाद है उसका स्वरूप बदल गया है, तो न्यूक्लियर टेररिज्म, साइबर टेररिज्म एंड बायो टेररिज्म के रूप में दिखाई देता है। तकनीकी विकास ने नाभिकीय आतंकवाद, जैव आतंकवाद, साइबर आतंकवाद आदि
आतंकवाद के नए रूपों को जन्म दिया है। ये परमाणु अस्त्रों के बढ़ते बढ़ते प्रसार से नाभिकीय आतंकवाद का खतरा पैदा हुआ है। अगर आतंकवादी संगठन परमाणु अस्त्र प्राप्त कर ले तो विश्व में व्यापक तबाही आ सकती है। साइबर आतंक का विचार बैरी कोलिन ने दिया। इससे तात्पर्य है कि इंटरनेट के स्तर पर गोपनीय सूचनाओं और क्रमकों को नष्ट करना और उनकी जानकारी प्राप्त पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना साइबर आतंकवाद कहलाता है। जो जैव आतंकवाद है, बायो टेररिज्म में सूक्ष्म जीवों को हानिकारक बैक्टीरिया का वायरस का प्रयोग करके आतंक फैलाया जाता है, जैसे एंथ्रेक्स का प्रयोग। ये जैव आतंकवाद है। जैसे आपने सुना होगा जब कोरोना फैला था, कई लोगों ने कहा कि ये किसी देश या किसी आतंकी संगठन के द्वारा ये वायरस फैलाया गया है। अगर इस तरीके का कोई वायरस फैले तो वो जैव आतंकवाद कहलाता है, जिससे एक पूरे विश्व को हानि होती है। अब हमने जो ये प्रारूप समझे, रूप समझे, आतंकवाद के प्रकार समझे, अब लेकिन हमें ये भी समझना जरूरी है कि इनको रोका कैसे जाए, इनके रोकने के उपाय क्या क्या हैं। तो आपके साथ हम 3 मॉडल जो होते हैं आतंकवाद को रोकने के, जो हमारे सामने प्रस्तुत हैं, हम उनको आपके साथ साझा करेंगे। इसमें सबसे पहला था बल प्रयोग की विधि के द्वारा आतंकवाद पर नियंत्रण, वो आपके साथ साझा करिए। बल प्रयोग विधि के द्वारा, जो कि आतंकवाद को रोकने का एक मॉडल है, इसमें आतंकवाद को बल प्रयोग एवं हिंसा से दबाना। आतंकवाद को हम जब रोकेंगे, हम अपने बल का प्रयोग करेंगे और हिंसा का प्रयोग करेंगे। आतंकवादी संगठनों से किसी प्रकार की बातचीत न करना, ये भी एक आतंकवाद को रोकने का एक विधि है। इसमें अमेरिका एवं इजराइल का प्रयोग किया जाता है, जो कि उदाहरण के स्वरूप हम कह सकते हैं अमेरिका और इजराइल इस बल को प्रयोग करते हैं और अपने यहाँ आतंकवादी गतिविधियां होने से रोकते हैं। वही शांतिपूर्ण विधि में आतंकवाद को कैसे रोकते हैं कि बातचीत आदि के द्वारा हल निकाला जाता है। बातचीत के द्वारा जो हल निकालता है उसका एक अच्छा उदाहरण है भारत। भारत जो हमारा देश है, वो चाहता है कि हम शांतिपूर्ण विधि के द्वारा इन आतंकवादी गतिविधियों को रोक सकें, इसका हल निकाल सकें। बिल्कुल। तीसरा है दाम दंड विधि। जी। इसको ऐसे समझें कि मध्यम मार्गी के साथ बातचीत करना, उन्हें पुरस्कार एवं रियायत देना, तो दूसरी ओर उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों का भारी को भी जारी रखना। ये जो दाम दंड है, मतलब जो मध्यम वर्गीय जो समझ रहे हैं इस चीजों को, उनको आतंकवाद को रोक रहे हैं, उनको पुरस्कृत, उनको सम्मानित करना, और जो उन कृत्यों में लगे हैं, उग्रवादी लोग हैं, उनको उनके द्वारा उनके ऊपर हिंसा के रूप में उन पर कार्यवाही करना, जिससे आतंकवाद को रोका जा सकता है। 3 रूप हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि और कौन से रूप हो सकते हैं जिनसे इन पर उपाय, मतलब इनको रोका जा सकता है आतंकवादी कृत्यों को। ये हमें एक सामाजिक स्तर पर देखना होगा और हमें एक जन जागरूकता के रूप में इसको देखना होगा। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सामाजिक आर्थिक सुधार करना होगा, ताकि समाज के किसी वर्ग में कोई वंचित होने की भावना ना पनपे। जब किसी में वंचित होने की भावना नहीं पनपेगी तो वो आतंकवाद की तरफ नहीं जाएगा। जब कोई व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करेगा तो वो इन कृत्यों में नहीं आएगा। और सूचना और गुप्तचर तंत्र जो हमारा है, उसको हमें बहुत मजबूत करना होगा। जब हमारा सूचना तंत्र मजबूत होगा, गुप्तचर मजबूत होंगे, तो हम इन चीजों को रोक सकते हैं। आतंकवादी विरोधी कड़े कानून बनाना और उन्हें सक्षमता पूर्व लागू करना। अगर कोई आतंकवादी घटना होती तो उस पर तुरंत एक्शन लेना, उसके लिए हमारे पास कानून होने बहुत जरूरी है। हमें इस पे काम करना होगा। मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है उस पर रोक लगाना, क्योंकि इनके द्वारा भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। विभिन्न समूहों को पहचान को मान्यता देना, तो विभिन्न अलग अलग समूह है, उनको पहचान, उनको मान्यता भी दीजिए। अधिक सूचना तकनीक के साधनों का प्रयोग करना, हमारी जो टेक्नोलॉजी उसको डेवलप करते रहना, इन पे एक तरीके से इसको और ज्यादा बढ़ाना सूचना को। और इसके साथ हमने ये उपाय देखे और हमें जन जागरूकता भी करनी होगी, लोगों को समझाना होगा, लोगों को अवेयरनेस होगी, तो लोग उस चीजों में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब हम देखेंगे, दूसरे प्रशासनिक सुधारों आयोग के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली ने अपनी 8वीं रिपोर्ट में आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ सिफारिश की थी, जिसके अनुसार आतंकवाद का कोई सामान्य अपराध नहीं है, अतः आम कानूनों के जरिए आतंकवाद से नहीं निपटा जा सकता। इसके लिए विशेष कानून तथा क्रियान्वयन के लिए प्रभावी तंत्र होना चाहिए। इसलिए वे मानते हैं कि संघीय जांच एजेंसी आवश्यकता है, कि वो कह रहे हैं कि संघीय जांच एजेंसी का एक बनाई जाए और फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाए, कि आतंकवादी कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। कोई आतंकवादी संगठन में लिप्त है तो उसको तुरंत फास्ट ट्रैक के द्वारा सजा मिलनी चाहिए, उस पर निर्णय होना चाहिए, और संघीय जांच एजेंसी एक बनानी चाहिए। इन 2 मुद्दों को हमें मजबूती से उठाना होगा और इन चीजों को रोकने के लिए कार्य करने पड़ेंगे। तो ये जो आतंक की पूरी रूपरेखा थी वो हमने आपके सामने प्रस्तुत की है।
अब आगे हम और मुद्दों पे बात करेंगे गहन चर्चा के साथ।